हाँ, तो बच्चों नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है हमारी है ना, भाग 1। और इसी पुस्तक का जो पद्य भाग है उसके हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर रहे थे। तो उसी तारतम्य में आज हम लोग समझेंगे केदी और कोकिला पाठ है ये, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित पाठ 10वां है ना। मध्य प्रदेश बोर्ड में ये 10वां पाठ है और शायद ये एनसीईआरटी की और पुस्तकों में 12वां या 13वां पाठ है। तो आप लोग इसको अपनी पुस्तक के हिसाब से देख लें, लेकिन पाठ का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी कविता है केदी और कोकिला, और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई कविता है, जिसमें कवि जो है वो जेल में बंद है और एक कोयल जो है वो जेल की जो खिड़की है ऊपर का जो झरोका है उसमें आकर के बैठती है ना, जो रोशनदान जिसे बोला जाता है। और वहां से कविता प्रारंभ होती है। तो हम लोग चलते हैं इसकी कविता की ओर। तो जैसा कि बच्चों आप लोग पहुंच चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी पाठ की ओर, और इसमें इसकी कविता जो है इसकी व्याख्या भी मैं पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ आपके सामने। इसके अलावा 2-2 अंक के प्रश्न भी मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर तैयारी करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे जिन्हें एमसीक्यू बोला जाता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हर बार की तरह बोलना चाहूँगा आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हिंदी विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। आपको और भी कोई समस्या होती है हिंदी विषय में, चाहे आप 9वीं से 12वीं तक या प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉलेज लेवल पर भी कोई भी हिंदी विषय में समस्या है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। जब भी आपको लगे आप हिंदी विषय में कहीं पर भी, यदि प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो हम बिना गंवाए चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, जिसके वस्तुनिष्ठ हैं। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ये भी प्रश्नों में जो जोड़ी है अब असद उसमें आते हैं कि इनका जन्म जो है होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ था, है ना, 1889 में। और 16 वर्ष की अवस्था में टीचर भी बन गए थे, शिक्षक बन गए थे। इन्होंने प्रभा, कर्म और प्रताप 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। ये भी परीक्षाओं में कई बार आया है। और इनकी 2 रचनाएं हमें हमेशा पूछी जाती है, तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, मीनलो, गुंजे धारा आदि इनकी कृतियां हैं। तो इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। और इनका एक और नाम है एक भारतीय आत्मा, ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। और साथ में कविता है इनकी, और इन्होंने बहुत लोकप्रिय कविता है जो अंग्रेजों की हुकूमत के विद्रोह में इन्होंने लिखी थी। और आज़ादी के परवाने थे ये। आज़ादी में इन्होंने देश को आज़ाद कराने में जब आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता का, तब इन्होंने उसमें भी भाग लिया था। तो इसी कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। और जहां भी आपको लगे कि और भी प्रश्न बन रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। जो भी वस्तुनिष्ठ उनको देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनकी ओर। और हम लोग इसके थोड़े से ही प्रश्न हैं जो कि इसमें परीक्षा में बनते हैं और परीक्षा में आते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे। आपको मैं फिर भी एक बार बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो को बीच बीच में आगे पीछे करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये जैसे यहाँ है केदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी, और इनका एक नाम मैंने आपसे कहा था एक भारतीय आत्मा, है ना। और इनका जो जन्म है कई बार पूछा जाता है, वो हुआ था सन 1889 में, ठीक है। और मृत्यु हुई थी इनकी सन 1968 में,
ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद ही इनकी मृत्यु हुई। और इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न बनता है इसमें, केदी और कोयल दोनों ही कभी परीक्षा में रिक्त स्थान में पूछा जाता है अक्सर ये, तो कौन से देश के वासी हैं? तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भारत लिख देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों ही परतंत्र या गुलाम देश के, है ना, या पराधीन देश के। केदी और कोयल दोनों ही परतंत्र या गुलाम देश के निवासी हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। प्रश्न नंबर दूसरा है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी या कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, है ना, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया? ये भी कई बार परीक्षा में आता है एक अंक में। तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप, तीन पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ये प्रभा इनकी पत्रिका थी और ये कर्मवीर और प्रताप जो है इनके पत्र थे। तो इन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप तीनों पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रश्न नंबर तीसरा है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? जो कवि है उसको कोयल से ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या घटना घटी कि कवि को कोयल से ईर्ष्या हुई है? तो इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण, है ना। कोयल स्वतंत्र है और वो स्वच्छंद आकाश में उड़ रही है ना, और उड़ने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है, और वो ऊपर जो रोशनदान है वहां बैठी हुई है, और ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बैठे हुए हैं। तो उन्हें इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि वो हथकड़ियों में है ना, वो जेल के अंदर है, परतंत्र है, दूसरे के गुलाम है, और कोयल जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? जो पूरा काव्य पढ़ते हैं तो काव्य का जो मूल स्वर है इनका वो है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम। प्रश्न नंबर पांचवा है बच्चों, ये भी रिक्त स्थान में कई बार पूछा गया है। काली तू रजनी भी, है ना, शासन की करनी भी काली, तो रजनी भी क्या है? काली। काली का मतलब है था निराशाजनक, क्योंकि उस समय शासन में कोई सुनवाई नहीं थी, लोगों को जैसे भी करके वो परेशान करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लोगों को मार देते थे, बिल्कुल गुलाम था भारत। तो काली का मतलब है निराशाजनक या दुखी जो है, तो रजनी भी काली का मतलब है निराशाजनक। शासन की करनी भी काली, तो यहाँ तो काली तो मतलब काला ही है, इसका अर्थ काली है, लेकिन ये जो पीछे वाला जो काली है इसका अर्थ होगा निराशाजनक, है ना, निराशाजनक, है ना, इसका मतलब निराशाजनक। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको निराशाजनक कहेंगे। तो है ना, चौथा प्रश्न था माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या? राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम। कई बार ये जो प्रश्न है ये अक्सर परीक्षाओं में अभी तक आए हैं या आने की संभावना है। प्रश्न नंबर छठा है, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो ब्रिटिश राज का जो गहना है वो हथकड़ियां हैं। क्या है ब्रिटिश राज का गहना? हथकड़ियां हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। प्रश्न नंबर सातवां है, संकट सागर में अलंकार है। संकट सागर, तो इसको अलंकार है रूपक। अब रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो दोस्तों जब आप अलंकार पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अलंकार की वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो बनी हुई है। और भी आपको अलंकार में और भी जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। लेकिन संकट सागर, तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा समझने का है, थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा, तो हम लोग पूरा समझेंगे तो ही हम लोग इसको हल कर पाएंगे। तो संकट रूपी सागर से मतलब यहाँ पर रूपी, जहां रूपी आए, संकट रूपी सागर में अलंकार है रूपक अलंकार। तो संकट सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कोलू का बेल, अपन ने पढ़ा था ना एक कविता में, कि वो कोलू के बेल की तरह मोट खींचता है वो, और कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इस तरह का कोलू का बेल का मुहावरा पूछे, क्योंकि मुहावरे में हमारे पाठ्यक्रम में है, मुहावरे और लोकोक्तियों की जो वीडियो है वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। साथ में आप चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं इसी से संबंधित। तो
कोल्लू का बेल का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला। इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, ब्रिटिश शासन की तुलना किससे की गई है? तम से, यानी अंधकार से। तम, है ना, तो तम का मतलब है अंधकार। तो वास्तव में ये तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। तो वास्तव में ब्रिटिश राज्य था, उसमें अंधेर छाया हुआ था, लोगों को बहुत परेशानियां थी, दुख थे, कष्ट थे। तो ये ब्रिटिश शासन की तुलना किससे की गई? अंधकार से। काली लहर कल्पना काली में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय, काली लहर, कल्पना, काली, है ना। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और भी अलंकार पढ़ते समय आपको और भी मैं अगली वीडियो अलंकार की बना दूंगा आपके लिए। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में वो चीख रही है, तो क्यों चीख रही है? क्या अंदेशा है उसको? तो अंदेशा है विद्रोह के बीज बोने का, है ना। तो अर्धरात्रि में कोयल क्यों चीख रही है? विद्रोह के बीज बोने के लिए वो चीख रही है। प्रश्न नंबर 12 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने कोयल की कूक सुनी? तो कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उसकी यह प्रतिक्रिया थी कि ये किसी का संदेश ला रही है ना, ये किसी का संदेश लेकर आई है, या किसी का संदेश ला रही है, या बता रही है, मतलब कहीं ना कहीं से ये कोई संदेश लेकर के आई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, कवि पेट पर जुआ रखकर क्या खींचते हैं? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो मोट क्या खींचते हैं? मोट, है ना? वो जो तेल निकालने वाला जो रहता है ना, घानी जिसे बोला जाता है, मोट खींचते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, कोयल किसका बीज बो रही है ना? तो विद्रोह का बीज बो रही है। देखो यहाँ भी हमने देखा था ना, विद्रोह के बीज बोने के लिए यहाँ भी आया था प्रश्न। तो कोयल किसका बीज बो रही है? विद्रोह का। प्रश्न नंबर 15, मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन का क्या आशय? मोहन से क्या आशय? मोहन कौन है यहाँ पर? तो मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ मोहन का मतलब होता है मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा बच्चों, यदि आपको लगे कि कोई ऐसा प्रश्न बन रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगली वीडियो में उसको जोड़ेंगे। साथ में थोड़े से ये शब्दार्थ है यहाँ पर, शब्द संपदा। बटमार का मतलब होता है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला डाकू जो होता है ना। तो आपसे पूछे कभी बटमार शब्द का मतलब, तो रास्ते में लूटने वाला। हिमकर का मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची हिमकर, तो पर्यायवाची भी हमारे पाठ्यक्रम में है, तो कभी पूछ सकते हैं। दावानन का मतलब जंगल की आग, जो जंगल में आग लगती है। मोठ यानी पुर चरसा यानी चमड़े का डोल जिसमें कुएं आदि से पानी निकाल, मोठ खींचना, है ना। मोठ खींचने का मतलब है, तो कुएं से जो चरस, पुराने जमाने में आपके, कभी आप तो छोटे बच्चों कभी बड़ों से पूछना, जब मोटर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी कुएं से पानी निकालने के लिए, फसलों में पानी देने के लिए, तो एक बहुत बड़ा एक चमड़े का एक ड्रम हुआ करता था, चरस, जिसको बेलों के माध्यम से अंदर ले जाया जाता था, उसमें पानी भराता था, फिर आगे लाते थे, तो वो चरस जो ऊपर आकर के खाली होती थी, जिससे फसलों में पानी दिया जाता है। तो आप में से किस किस ने चरस देखी है ना, मोड़ देखा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में अपने पापा और दादाजी से भी पूछ के बताएं कि किस किस ने मोड़ देखा है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपने वीडियो की जीवंतता बनी रहेगी। हुंकृत या ना हुंकार, ब्याली शब्द का मतलब ब्याली यानी सर क्यों। मोहन का हमने बता ही दिया था, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। यहाँ हमने कर ही लिया था मोहनदास करमचंद अर्थात महात्मा। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो प्रश्न बनते थे मैंने आपके लिए रखे, और यदि आपको और भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये वीडियो मैंने पूरा आपके सामने बनाया है। कोई भी समस्या आने पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। आपको अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों
तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। कहीं भी कोई भी विषय वस्तु में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या समझ में आता है। आप मुझे अपना रेफरेंस ज़रूर दें, अपना मुझे परिचय दें कि आपको कैसा लगता है, साथ में आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और किन किन बच्चों को इसका फ़ायदा मिला है। तो आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अपनी मित्रता भी बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ेगी। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।